सन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो बड़ा ही फेमस पेपर पब्लिश किया था। पहले पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन था और दूसरे पेपर में था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये मानना पड़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ये एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि उससे पहले मैक्स प्लांक ने कंसीडर किया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। उस समय इस एनर्जी पैकेट को नाम दिया गया था लाइट क्वांटा। बाद में चल के इसी का नाम पड़ा फोटॉन। एक एक फोटॉन में, जो कि एक एक एनर्जी पैकेट के तौर पे कंसीडर्ड होता है, एक एक फोटॉन में जो एनर्जी रहता है ये एनर्जी होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू इसका इस रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन है या फिर फोटॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल बिहेवियर को एस्टेब्लिश करता है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे पहले माना जाता था कि वो प्योर वेव है, जो कि प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। इस एक्सप्लेनेशन से इसके पार्टिकल प्रॉपर्टी भी एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब दूसरे पेपर में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ स्पेशल फार्मूला निकल के बाहर आता है, जैसे कि उनमें से एक है E=mc², जिसका मतलब ये है कि अगर m मास के एक बॉडी को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो जो एनर्जी बनता है दैट एनर्जी इज इक्वल टू दैट मास इनटू जो लाइट का स्पीड है उसका स्क्वायर। अब यहाँ से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक और फार्मूला निकल के आता है जो कि होता है फोटॉन, जो कि क्लासिकली कहा जाता है वो मासलेस पार्टिकल होता है, उस फोटॉन का मोमेंटम। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हो जाएगा क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से जीरो मास के बॉडी में जीरो मोमेंटम होता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स उस तरह के बॉडीज़ के साथ डील ही नहीं कर पाता है जो कि लाइट के स्पीड से या उसके कंपैरेबल स्पीड से मूव कर रहा हो। अब फोटॉन जो ऑब्वियसली लाइट के स्पीड से ही मूव करेगा, उसका जो मोमेंटम होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये मोमेंटम निकल के आता है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उस फोटॉन का जो वेव लेंथ है वो। इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वेव लेंथ इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पर c जो कि लाइट का स्पीड होगा इनटू यहाँ पर न्यूमरेटर में हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। आप इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो है ये हो गया एक फोटॉन का मोमेंटम। एक वीडियो में हम लोगों ने ये डिराइव करके देखा था कि ये जो फार्मूला है, ये जो रिलेशन है किस तरह से आता है। फोटॉन मोमेंटम वाले वीडियो को आप सर्च करके देख सकते हैं। वैसे तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और भी बहुत सारे फार्मूला निकल के आता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए ये दो फार्मूला जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब उसके कुछ साल बाद 19 साल बाद लुई डे ब्रॉय नाम के एक फ्रेंच साइंस के स्टूडेंट ने क्या सोचा, उन्होंने ये सोचा कि ये जो रिलेशन है E=mc², ये रिलेशन मास और एनर्जी के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि एनर्जी जो है, एनर्जी और मास एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। इस रिलेशन से, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस रिलेशन से ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। तो लुई डे ब्रॉय यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि देखें यहाँ पर ये जो एनर्जी है, प्योर एनर्जी का फॉर्म हमें कहाँ पर दिखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिखता है, और प्योर मास का फॉर्म हमें कहाँ पर दिखता है, हमें मैटर में दिखता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे मैटर में प्योर मास हमें वहाँ पर दिखता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें वेव प्रॉपर्टीज़ होता है। बेसिकली अब तक जो हमें पता था वेव प्रॉपर्टीज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और मैटर में जो है पार्टिकल प्रॉपर्टी होता है। देखिए वेव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एनर्जी किसी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में, ऑसिलेशन के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोपगेट करे, ये वेव का नेचर होता है। जैसे कि पानी में आप पत्थर फेंक दे तो वेव प्रोपगेट होता है, वहाँ से वेव निकलता है, वो वेव चारों तरफ फैल जाता है और फैलते हुए वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से वेव का प्रोपगेशन होता है, वहाँ पर एनर्जी फैलते जाता है, वो कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, बल्कि पार्टिकलिस्टिक
प्रॉपर्टी जो है या बिहेवियर जो है वो किस तरह का होता है कि एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कि मैटर में जो मास होता है वो जो मास है एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है। यहाँ मान लें ये पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल जो है इसके अंदर का जो मास कंटेंट है या एनर्जी कंटेंट है वो फैलते नहीं जाता है चारों तरफ, वो एक जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है। अगर इसे मूव भी करवाया जाए, जो हम देखते हैं मूव भी अगर करवाया जाए, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ मूव करता है, ये फैलता नहीं है। ये पार्टिकलिस्टिक बिहेवियर है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या एस्टेब्लिश्ड हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे कि इससे पहले एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर कहें जिसमें सिर्फ वेव प्रॉपर्टीज होता है वैसा माना जाता रहा है, जिसमें कि पार्टिकलिस्टिक बिहेवियर भी दिखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लाइट क्वांटा के तौर पे एक एनर्जी पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा गया। तो डे ब्रॉयन ने ये सोचा कि अगर एनर्जी और मास एक ही चीज़ की दो अलग अलग पहलू है और प्योर एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अब तक के नॉलेज के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहा था और प्योर मास के फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट कर रहा था, जिसमें कि पार्टिकलिस्टिक बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव बिहेवियर होता है। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पार्टिकलिस्टिक बिहेवियर निकल के सामने आया है, तो ज़रूर मैटर में भी सिमेट्री के तौर पे ये कहा जा सकता है कि मैटर में भी वेव बिहेवियर होगा। बस यही सोच के उन्होंने 1924 में अपना पीएचडी पेपर पब्लिश कर दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हर एक मैटर के पास एक वेव प्रॉपर्टी होगा। उनके कहने का ये मतलब था कि मान ले यहाँ पर एक बॉडी है, ये बॉडी m मास का एक बॉडी है जो कि लेट्स से कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास एक मोमेंटम होगा। इसके पास जो मोमेंटम होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इसका वेलोसिटी। वेल, ऐसे केस में इस बॉडी के साथ, चूंकि इसके साथ मोमेंटम एसोसिएटेड है, तो इस बॉडी के साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगा और इस वेव को उन्होंने नाम दिया था मैटर वेव। यहीं से आगे चल के श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन का इजाद किया। अब ये जो मैटर वेव है, इस मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड होगा ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यहाँ पर इसे हम वेवलेंथ कहें, क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच, कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को वेवलेंथ कहा जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक बॉडी के पास अगर मोमेंटम होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव भी होगा। अब ये जो वेव होगा, इसका जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ इसी फॉर्मूला से गाइडेड होगा, क्योंकि मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो पहलू है। तो ये फॉर्मूला अगर फोटॉन के मोमेंटम के तौर पे एप्लीकेबल होगा, तो ऑब्वियसली एक मूविंग बॉडी के मोमेंटम के तौर पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक मूविंग बॉडी या पी मोमेंटम के बॉडी के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगा, उस मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा, इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ के देखें, इसे इस साइड में ले जाए, पी को इस साइड में ले जाए, तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। इस मोमेंटम को हम mv से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये फार्मूला दिया, डे ब्रॉय ने ये फार्मूला दिया, जो कि आइंस्टाइन के दिया हुआ इसी फार्मूला को उन्होंने मॉडिफाई करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए इसका असली मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम लाइट को एक स्लिट से, एक यहाँ पर छेद है, पतला सा छेद है, स्लिट से अगर पार करें और पीछे अगर स्क्रीन रहे और यहाँ से हमने लाइट पार किया, तो हमें पीछे एक स्लिट से पार होने के बावजूद पीछे हमें बहुत सारे इस तरह से फ्रिंजेस दिखते हैं। इस तरह से फ्रिंजेस, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखता है। दो फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। ये जो फ्रिंज विड्थ होता है, ये फ्रिंज विड्थ फंक्शन होता है वेव, ये जो वेव है या फिर कहें ये जो रेडिएशन है, लाइट जो है, इसके वेवलेंथ का एक फंक्शन होता है। इसे डेराइव किया जा सकता है। अगर ये वेवलेंथ हमें पता है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ पता है, तो हम फ्रिंज विड्थ पता कर सकते हैं। अगर फ्रिंज विड्थ पता है तो हम इसका वेवलेंथ पता कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है, फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ जो है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है। अब अगर यही चीज़ लाइट को हम सब्सटीट्यूट कर दे इलेक्ट्रॉन से या कोई भी बहुत छोटे पार्टिकल से, न्यूट्रॉन से कर सकते हैं हम, बहुत छोटे एटम से कर सकते हैं हम, अगर इसे सब्सटीट्यूट कर दे, तो फिर वहाँ पर ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा,
इस मूविंग इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर पीछे स्क्रीन में इसी तरह का फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेगा, जो जिसे हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इसी तरह का फ्रिंजेस प्रोड्यूस करेगा। अगर इसी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम आगे बढ़े तो इसी मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड हमें एक वेव का कुछ प्रॉपर्टी दिखेगा। वेव का वेवलेंथ हम पता कर सकते हैं, और वही वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ इसी फॉर्मूला से गाइडेड होता है, जो कि आगे चल के दो एक्सपेरिमेंट्स हुए, दो फेमस एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसे कि हम आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं, अगले ही टॉपिक में देखने वाले हैं, और दूसरा है जीपी थॉमसन का इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। दोनों में ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला सही साबित हुआ। मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन जिसके पास मोमेंटम है, उस मोमेंटम के लिए उसके पास एक एसोसिएटेड वेवलेंथ भी उसके साथ एसोसिएटेड हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि डे ब्रॉय ने जो पॉस्टुलेट किया था कि हर एक मैटर के पास एसोसिएटेड वेव होगा, जिसे उन्होंने मैटर वेव नाम दिया था, उनका जो ये पॉस्टुलेट था ये बिल्कुल सही था। और उन्होंने जो फार्मूला निकाला था एक मूविंग बॉडी का, जो वेवलेंथ का फार्मूला निकाला था, वो फार्मूला भी बिल्कुल सही था, जो कि आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो इस तरह से मैटर का वेव प्रॉपर्टी एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो हम लोग सिनेरियो कंसीडर करेंगे। एक सवाल यहाँ पर आ सकता है आपके मन में, फिर हम जो अपने आसपास बॉडीज़ को मूव करते हुए देखते हैं तो उनमें हमें वेवलेंथ क्यों नहीं नज़र आता, एसोसिएटेड वेव हम समझ क्यों नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए चलिए एक केस कंसीडर करते हैं। एक बड़ा सा बॉडी, केस 1, एक बड़ा सा बॉडी, बिग ऑब्जेक्ट, एक बड़ा सा बॉडी मूव करेगा और हम पता करेंगे उसका एसोसिएटेड जो वेव होगा, मैटर वेव होगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा। लेट अस से ये बड़ा सा जो बॉडी है, इस बॉडी का मास जो है, लेट अस से दैट मास इज़ 100 ग्राम्स, 100 ग्राम का बॉडी है, और ये मूव कर रहा है लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये मूव कर रहा है। तो इसके साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगा, उस मैटर वेव का वेवलेंथ हमें पता करना है। हम देखना चाहते हैं कि ये वेवलेंथ कितना होगा, क्या इतना इसका वेवलेंथ होगा जो कि मेजरेबल होगा, जिसे हम समझ सकते हैं, ऐसा होगा, या फिर ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा ये वेवलेंथ, जिसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारे पास तो फार्मूला है ही, यहाँ से इस फार्मूला से हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं। ऐसे केस में अगर हम पता कर ले मोमेंटम उस बॉडी का और उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ अगर पता करना हो, तो हमारे पास यहाँ प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम कर दे तो वहाँ पर वेवलेंथ निकल के आ जाएगा उस बॉडी का। हम वही टेस्ट करने वाले हैं कि बड़े बॉडीज में हमें एसोसिएटेड वेव का वेवलेंथ क्यों नहीं समझ में आता, या फिर कहें एसोसिएटेड वेव हमें क्यों नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड मोमेंटम जो है उस मोमेंटम को यहाँ पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम जो होगा, ऑब्वियसली हमें पता है क्लासिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मोमेंटम जो हमें दिखेगा, वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स का जो फार्मूला होता है वो जो ट्रू फार्मूला है, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी से निकल के आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है mv, जबकि स्पेशल रिलेटिविटी कुछ और कहता है। लेकिन ये जो mv है उसी रियलिस्टिक जो फार्मूला है, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी कहता है, उसी रियलिस्टिक फार्मूला का अप्रॉक्सीमेशन है। स्लो स्पीड में वही फार्मूला रिड्यूस करके इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स के फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है या रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इस फार्मूला को हम गलत नहीं कहते, बल्कि ये कंप्लीटली सही नहीं है। अगर ये काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा तो फिर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन स्लो अगर मूव करे तो स्पेशल रिलेटिविटी का जो फार्मूला है, ट्रू फार्मूला है, वो इसी में क्लासिकल मैकेनिक्स के इस मोमेंटम के फार्मूला में कन्वर्ट होके या रिड्यूस्ड होके आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, सो mv मास इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, 100 ग्राम्स को हम 0.1 किलोग्राम कह सकते हैं, और यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका मोमेंटम। अब अगर हम यहाँ से इसका पता करना चाहते हैं एसोसिएटेड जो वेव है उस वेव का वेवलेंथ, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो प्लांक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय इसका जो मोमेंटम है। अब प्लांक्स कांस्टेंट विच इज़ नियरली 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इतना जूल सेकंड होता है प्लांक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय अगर इस मोमेंटम को यहाँ पर पुट करें 2 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखिए जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा ये होगा 6.63 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.315। और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें जूल को न्यूटन मीटर और फिर न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड में अगर कन्वर्ट करके आप अगर कैलकुलेट करके देखें तो आपको अंततः यहाँ पर यूनिट के तौर पे मीटर मिलेगा और यहाँ पर 10 टू द पावर -34 है। सो यहाँ पर हमें मीटर मिलेगा। तो आप इस वैल्यू को अगर देखें यहाँ पर ये जो 10 का पावर है 10 टू द पावर -34 ये बहुत 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 छोटा है। नॉर्मली अगर आप जो लाइट है रेड लाइट की बात करें तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर होता है या 4000 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर ये 10 टू द पावर -34 है। सो ये बहुत 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 छोटा है। इसीलिए जब कोई बड़ा बॉडी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके साथ कुछ मोमेंटम एसोसिएटेड होता है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उस वेव का वेवलेंथ या उस वेव को हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब वो जो मैटर वेव है उसका जो कंसेक्वेंस होगा जैसे कि उसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा, उसमें दिखेगा इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो जो पैटर्न्स है वो पैटर्न्स दिखता ही नहीं है क्योंकि ये जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ बहुत बहुत छोटा होता है जिसके कारण वो पैटर्न भी उभर कर सामने नहीं आता है। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें, ये तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल था, एक बॉल मूव कर रहा था। अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा मूविंग बॉडी को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे केस में हमें ये देखना है कि उसमें जो एसोसिएटेड मैटर वेव होगा वो मैटर वेव उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो वेवलेंथ ऐसा क्या होगा कि जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा फिर वो मैटर वेव डिटेक्टेड होगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि ये एक मान ले प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, दोनों प्लेट्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर इसे एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये लोअर पोटेंशियल में रहेगा ये प्लेट हायर पोटेंशियल में रहेगा। अगर हम यहाँ से समहाउ एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और चूंकि ये एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी का दैट इज़ 100 वोल्ट, तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के कारण इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आएगा। हमें पता है कि एक चार्ज्ड बॉडी अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करे तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आता है या फिर जो एनर्जी वो गेन करता है दैट इज इक्वल टू उसका चार्ज इनटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस को वो क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज होता है, नेगेटिव ई होता है। फिलहाल हम नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव साइन सिर्फ हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हमें पता है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसी के कारण हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका जो वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो ई एलिमेंट्री चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन में, इस इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होगा इनटू वो वी पोटेंशियल डिफरेंस को अगर क्रॉस करके आए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ इतना होगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से इस इलेक्ट्रॉन का मास m है और यहाँ ठीक वी पोटेंशियल को क्रॉस करने के बाद इस जगह पे इस प्लेट को टच करने से ठीक पहले इसके पास वेलोसिटी v आता है और उस वेलोसिटी के कारण इसके पास p मोमेंटम अगर आता है तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू ये जो वेलोसिटी गेन करेगा उस वेलोसिटी का स्क्वायर, मास हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर या स्पीड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, क्योंकि मोमेंटम होता है mv और मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर को 2m से डिवाइड करते तो हमें हाफ mv स्क्वायर मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ पर p जो है इस जगह पे कोलाइड करने से पहले इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो है, सो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब यहाँ से हम पी स्क्वायर को
ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के, या फिर कहें 2m इंटू EV। सो 2m इंटू E इंटू V दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m EV। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E है एलिमेंट्री चार्ज, और V जिस पोटेंशियल डिफरेंस को ये इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से आगे अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला, तो फिर इस वाले फार्मूला को अप्लाई करते साथ हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर इसका हम वेवलेंथ इस जगह पे एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, उसका वेवलेंथ अगर हम पता करना चाहें तो दैट इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय p मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसी को हम कह सकते हैं h डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2meV। अगर हम h का वैल्यू, m का वैल्यू, E का वैल्यू जो कि नोन है हमारे लिए, अगर इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आता है 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V। यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिक वैल्यू है सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट ऑलरेडी कंसिडर कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इस तरह से इसे कंप्यूट किया जाए तो फिर यहाँ पर इसका यूनिट होता है नैनोमीटर। मतलब मीटर में आना चाहिए, सारी चीज़ें अगर एसआई में कंसिडर करें तो मीटर में आना चाहिए। वो 10 का जो पावर होगा उसे हम कंसिडर करके अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ पर जो ये गिवन सिनेरियो है जहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर रहा है, ये जो गिवन सिनेरियो है जहाँ पर V का वैल्यू 100 वोल्ट है, तो इस सिनेरियो में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का वेवलेंथ कितना होगा, इस चीज़ को अगर हम पता करना चाहें तो इस केस में जो निकल के आएगा लैम्डा का वैल्यू, ये वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा, ये जो निकल के आएगा ये होगा ऑब्वियसली 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन ओनली 100। यहाँ वोल्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उस वोल्ट यूनिट को ऑलरेडी कंसिडर किया गया है, करने के बाद हमें ये नैनोमीटर मिला है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर सिर्फ उसका न्यूमेरिक वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि ऑब्वियसली हमें 10 देगा, ये वैल्यू निकल के आएगा, और ये इतना नैनोमीटर ऑब्वियसली ये होगा 1.1227 नैनोमीटर। इसे अगर हम एंगस्ट्रम में लिखें तो ये हो जाएगा 1.227 इतना एंगस्ट्रम। यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नॉर्मली जो क्रिस्टल्स होता है उन क्रिस्टल्स के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक क्रिस्टल कंसिडर कर रहे हैं, ये सारे एटम्स है उस क्रिस्टल में, ये सारे एटम्स है। तो यहाँ पर क्रिस्टल का जो प्लेन होता है, यहाँ पर एक प्लेन, ये इस क्रिस्टल का एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, अगला प्लेन है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस एंगस्ट्रम में ही होता है, मतलब इसी के ऑर्डर में होता है, नियरली दिस वैल्यू या इस ऑर्डर में होता है। तो ऐसा सजेस्ट किया गया कि अगर इस तरह के क्रिस्टल में हम इलेक्ट्रॉन बीम को भेजें तो फिर यहाँ पर उसका जो डिफ्रैक्शन होगा अलग अलग प्लेन से रिफ्लेक्ट करके जो इलेक्ट्रॉन बीम जाएगा, तो वहाँ पर उसका जो डिफ्रैक्शन होगा, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए जो फ्रिंज विड्थ होगा, उस फ्रिंज विड्थ से हम इलेक्ट्रॉन बीम का हम एसोसिएटेड वेवलेंथ पता कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आगे डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स नाम से पॉपुलर है, और फिर जीपी थॉमसन ने भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया। दोनों ही एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन से उसके साथ एसोसिएटेड मैटर वेव का जो वेवलेंथ है वो पता किया गया, और वो वेवलेंथ बिल्कुल पाया गया कि इस फॉर्मूले के साथ वो वेवलेंथ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो इस तरह से जो डे ब्रॉय का पॉस्टुलेट था वो पॉस्टुलेट एंटायरली एस्टेब्लिश्ड हो गया। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का ये जो टॉपिक है आप आगे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात कि हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल भी यहाँ से जो डे ब्रॉय ने पॉस्टुलेट किया था, यहाँ से कुछ हद तक समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर हम एक बॉडी के पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेज़र करें तो फिर उसके मेज़रमेंट में, पोजीशन और मोमेंटम के जो मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा ही होगा हमेशा। मतलब क्लासिकली अगर कहा जाए ये एक बॉडी है, ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा तो ऑब्वियसली इसके कारण एक मोमेंटम होगा दैट इज़ इक्वल टू इसका मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मास लेट अस से m है, और ये अभी अगर इसे मेज़र कर रहे हैं तो अभी अगर ये मेज़र्ड हुआ इस जगह पे तो इस पोजीशन को हम इसका मेज़र्ड पोजीशन कहेंगे, पोजीशन का मेज़रमेंट कहेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स इस तरह से कहता है। अब यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का नींव है, वो ये कहता है कि जो पोजीशन मेज़र किया जाएगा उस पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी होगा। अनसर्टेनिटी का मतलब ये बॉडी यहाँ भी मेज़र्ड हो सकता है, यहाँ भी मेज़र्ड हो सकता है, यहाँ भी मेज़र्ड हो सकता है, इस जगह पे भी मेज़र्ड हो सकता है, इस जगह पे भी मेज़र्ड हो सकता है, अलग अलग प्रोबेबिलिटी के साथ। मतलब हो सकता है कभी यहाँ पर मेज़र्ड हो जाए, कभी यहाँ पर मेज़र्ड हो जाए, तो इसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। उसके हिसाब से कहाँ ये मेज़र्ड होगा ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पोजीशन का जो मेज़रमेंट का अनसर्टेनिटी होगा, यहाँ पर अनसर्टेनिटी मतलब इतने से रीजन में अगर इसका डिटेक्टेड होने का, मेज़र्ड होने का चांस है तो हम इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहेंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मेज़रमेंट ऑफ पोजीशन है, और जो मोमेंटम मेज़र किया जाएगा उसमें भी कुछ अनसर्टेनिटी होगा। कभी मोमेंटम कुछ मेज़र्ड होगा एक सिमिलर सिचुएशन में, बिल्कुल उसी तरह के सिचुएशन में अगले बार मेज़र किया जाए तो थोड़ा सा अलग मोमेंटम मेज़र्ड होगा, फिर अगले बार थोड़ा सा अलग मोमेंटम मेज़र्ड होगा। हम कह सकते हैं कि अगर सेम सेटअप रखें, बिल्कुल इनिशियल कंडीशन सेम हो और एक ही बॉडी हो, इनिशियल कंडीशन सेम हो और सब में सेम इनिशियल कंडीशन अगर प्रोवाइड किया जाए, साइमल्टेनियसली उसे मेज़र किया जाए फिर कुछ देर बाद, तो लेट से कि कोई बॉडी इस जगह पे मेज़र्ड हुआ तो कोई बॉडी यहाँ पर मेज़र्ड होगा, थोड़ा आगे पीछे मेज़र्ड होगा, कोई बॉडी यहाँ पर मेज़र्ड होगा, अलग अलग जगह पे मेज़र्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि मेज़रमेंट में, पोजीशन मेज़रमेंट में थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा और सबका जो मोमेंटम मेज़र किया जाएगा उसमें भी अनसर्टेनिटी होगा। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कह रहा कि पोजीशन मेज़रमेंट और जो मोमेंटम मेज़रमेंट है इनमें जो अनसर्टेनिटीज़ होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बड़ा होगा या इन बेस्ट केस बराबर होगा किसके, प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई के। इससे प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई को रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, इस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम डे ब्रॉय का दिया हुआ पोस्टुलेट से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक जगह पे हम एक मैटर, मूविंग मैटर जिसके पास मोमेंटम है, ऐसे मैटर को कंसीडर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन इस बार मैटर के तौर पे, पार्टिकल के तौर पे, इस तरह से पार्टिकल के तौर पे, क्लासिकल पार्टिकल के तौर पे रिप्रेजेंट ना करके उसे हम मैटर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैटर वेव नहीं है और यहाँ से मैटर वेव शुरू हुआ, तो ऐसे ये मैटर वेव इतने से रीजन में एग्जिस्ट कर रहा, फिर मैटर वेव गायब हो गया। तो ये जो मैटर वेव है जो कि यहाँ पर ज़ीरो है इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पर भी ज़ीरो है इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन इस जगह पे उसका सर्टेन एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मेज़र किया जाएगा तो वो इतने से रेंज में ही डिटेक्टेड होगा, और इतने से रेंज मतलब इसे हम डेल्टा एक्स कहेंगे। इसे मेज़र किया जाए, हो सकता है यहाँ पर मेज़र्ड हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है इस जगह पे, हो सकता है इस जगह पे, हो सकता है इस जगह पे मेज़र्ड हो, वो तो डिपेंड करेगा इसके प्रोबेबिलिटी से। वो प्रोबेबिलिटी आता है इसके एम्पलीट्यूड से। वैसे मैटर वेव इसे क्लियर पिक्चर नहीं देगा, आगे चल के जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा कि जो नॉर्म स्क्वायर्ड होगा वेव फंक्शन का, उस जगह पे नॉर्म स्क्वायर्ड जो है वो हमें बताएगा कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसके डिटेक्शन का प्रोबेबिलिटी कहाँ पर कितना है। तो फिलहाल के लिए हम सिंपली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैटर वेव नहीं है, इन जगहों पे मैटर वेव है, तो मतलब बॉडी वहाँ पर है, मैटर वहाँ पर है, डिटेक्टेड हो सकता है उन जगहों पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इन जगहों पे डिटेक्टेड हो सकता है, जबकि यहाँ पर वो डिटेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि मैटर वेव यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, ये जो मैटर वेव है,
सिर्फ इतने से जगह में है, बाकी जगह पे नहीं है। अगर इस मैटर वेव को प्रोड्यूस करने की हम कोशिश करें तो हमें बहुत सारे वेव, इस वेव को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत सारे वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ्स के बहुत सारे वेव्स की ज़रूरत होगी। अलग अलग वेवलेंथ्स के, ऐसे छोटा बड़ा अलग अलग वेवलेंथ का बहुत सारा वेव्स चाहिए होगा। लेट अस से कि इसका जो वेवलेंथ है, मैं क्लियरली ड्रॉ नहीं कर पाया, इसका वेवलेंथ λ1 है, इसका वेवलेंथ λ2 है और इसका वेवलेंथ λ3 है। इस तरह से बहुत सारे वेव्स चाहिए होगा। बहुत सारे वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ के वेव मिलके ये कन्फाइंड वेव बना सकता है, क्योंकि एक सिंगल वेव जो है, साइनसॉइडल वेव जो है, सिंगल वेव इस तरह से कन्फाइंड नहीं होता। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से ऐसे ये चलते जाता है, इस तरह से एक सिंगल वेव, सिंगल साइनसॉइडल वेव, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये चलता जाएगा। सो ये सिंगल वेव इस तरह के नेचर का होता है। लेकिन बहुत सारे वेव्स को अगर सुपर इम्पोज कर दिया जाए, अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स को, तो इस तरह से इसे कन्फाइन किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसे जितना कन्फाइन करेंगे हम, अगर और ज़्यादा कन्फाइन करने की कोशिश करें, इसे ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फाइन करने की कोशिश करें, तो हमें और ज़्यादा वेव चाहिए होगा सुपर इम्पोज करके, तभी जाके हम इस तरह का कन्फाइंड वेव बना सकते हैं। अगर हम एक्सट्रीमली कन्फाइंड वेव बनाना चाहते हैं, इस तरह से बिल्कुल ये एक ही जगह पे कन्फाइंड है ये वेव, तो इसके लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स चाहिए होगा, जिन्हें सुपर इम्पोज करने से हमें इस तरह का वेव मिलेगा। ये जो मैटर वेव आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल बता रहा है कि इसका जो पोजीशन मेजर किया जाएगा वो फिक्स्ड इसी जगह पे मिलेगा, एग्जैक्टली इसी जगह पे वो मैटर जो है डिटेक्टेड होगा। तो हमने ये देखा कि जितना ज़्यादा हम मैटर वेव को कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा हमें वेव्स को, अलग अलग वेवलेंथ के वेव को हमें सुपर इम्पोज करना होगा, तब जाके ये ज़्यादा कन्फाइंड हमें मैटर वेव मिलेगा। तो मतलब क्या बना इसका, कि जैसे ही हम डेल्टा एक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स कम होगा इस केस में, इस वाले केस में, तो जितना हम डेल्टा एक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ के उतना नंबर ऑफ वेव्स चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स चाहिए होगा, जिन्हें सुपर इम्पोज हम करेंगे। मतलब यही निकल के आया कि जैसे ही डेल्टा एक्स घट रहा है, लैम्डा जो है, अलग अलग लैम्डा का नंबर बढ़ रहा है। इसका एक और मतलब ये निकल के आएगा कि आप गौर से देखें, ये जो है p मोमेंटम, एक बॉडी का मोमेंटम, जैसे इस मैटर वेव के साथ एसोसिएटेड जो मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उस मैटर वेव का वेवलेंथ। अब देखिए, इस मैटर वेव का कोई फिक्स्ड वेवलेंथ नहीं है, बहुत सारे साइनसॉइडल वेव मिलकर ये मैटर वेव बना है। मतलब हम कहेंगे इसका जो वेवलेंथ है, ये भी डिटेक्टेड हो सकता है, ये भी डिटेक्टेड हो सकता है, ये भी डिटेक्टेड हो सकता है। जितने सारे वेव्स मिलकर सुपर इम्पोज्ड होके इसे बनाया है, उसमें से कोई भी लैम्डा यहाँ पर डिटेक्टेड हो सकता है। मतलब कोई भी मोमेंटम बन सकता है, उस लैम्डा के हिसाब से, उस वेवलेंथ के हिसाब से कोई भी मोमेंटम मेजर्ड हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उसके प्रोबेबिलिटी पे। तो इस जगह से ये क्लियर है कि डेल्टा एक्स को जैसे ही हम रिड्यूस कर रहे हैं, जो पोजीशन मेजरमेंट है उसका जो अनसर्टेनिटी, उसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेव्स जिन्हें सुपर इम्पोज करके हम उसे बनाएंगे या वो बनेगा, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स है वो बढ़ रहा है, तो उनमें से कोई भी डिटेक्टेड हो सकता है मोमेंटम के तौर पे, तो उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है मोमेंटम मेजरमेंट पे, तो मोमेंटम मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि देखिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये एक वैल्यू के साथ बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो एक को आप रिड्यूस करें तो दूसरा इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम जो मोमेंटम मेजरमेंट है, इसे अगर रिड्यूस करने की कोशिश करें तो पोजीशन मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल आपको यहीं से मिलेगा। अगर मोमेंटम को हम रिड्यूस करके बहुत छोटा करना चाहें, मोमेंटम मेजरमेंट को, मतलब फिक्स्ड मोमेंटम अगर हम पता करना चाहें, तो उस केस में क्या होगा, देखें, हमें इस तरह का मैटर वेव मिलेगा जहां पर वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ फिक्स्ड हो गया। अब लैम्डा वेवलेंथ मैटर वेव का, लैम्डा वेवलेंथ जब फिक्स्ड हो गया, इसका मतलब मोमेंटम उसका फिक्स्ड हो गया, उसका अनसर्टेनिटी बहुत रिड्यूस हो गया। यहां पर देखें, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलेगा ये वेव,
तो अगर इस मैटर वेव की डिटेक्शन की बात करें, इस मैटर को अगर डिटेक्ट किया जाए तो वो मैटर यहाँ भी डिटेक्टेड हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी डिटेक्टेड हो सकता है जहाँ जहाँ वो मैटर वेव एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो डिटेक्टेड हो सकता है। मतलब क्या बना उसका, जो पोजीशन मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी है ये ह्यूज हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ही हम इसे पोजीशन को ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम मेज़रमेंट का अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा, इसे ज़्यादा एक्यूरेटली मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन मेज़रमेंट का अनसर्टेनिटी जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये डे ब्रॉय का जो पॉस्टुलेट था, उस पॉस्टुलेट से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं इस तरह से। तो अब आगे के वीडियोस में हम डिवीज़न एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बात करेंगे। वो वीडियो जैसे कि मैंने कहा वो इस चैनल पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सारे रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।